ये सारा जो करते हैं, मिनिस्टर का तो नाम रहता है वो बात अलग है, सारे मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है जो लेकिन इनसे जो करवाते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं। सारे केसेस में अभी अभी जो चल रहा है वो बताता हूँ आपको जी। अभी एक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का स्कैम निकला था अभी, एम्बुलेंस का स्कैम जो 10,000 करोड़ का था। सबसे ज्यादा धमकी किधर से आई? कारपोरेशन से जाता है, कॉर्पोरेशन से ज्यादा मतलब सबसे क्योंकि उनके लिए मैं अवेलेबल ज़्यादा होता और मेरा भी ध्यान उन पर ज़्यादा होता है। मैंने करप्शन तो निकाला, मुझे पता ही करप्शन हुआ, मैंने कंप्लेंट कर दी इसके पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, ये एसीबी की महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। क्यों बंद कर दिया? गवर्नमेंट की परमिशन ले ली? कुछ नहीं, बस हमने बंद कर दिया, अभी हमें आपको जानकारी नहीं देनी है। अरे आप हो कौन? पगार तो हम आपको दे रहे, पगार में कटौती नहीं हो रही तो इन्फॉर्मेशन में कटौती क्यों? मैं बताता हूँ और मैं पॉकेट्स में बताता हूँ महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में कहाँ चल रहा है होकर। ये सारे पुराने वकील है, ये सारे पुराने जर्नलिस्ट है, या पुराने सोशल वर्कर है, या पुराने पॉलिटिशियंस जिनकी अच्छी पकड़ है, जिनकी पकड़ है, जिनको पता है हमें पकड़ना है तो आरटीआई करना है। नहीं क्यों नहीं बोल रही? ये पुराने ही लोग है सारे। तो पहला बहुत बड़ा केस मेरा था वो मनोहर जोशी, उन दिनों के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ। मैं अपने भाषण में बोलता हूँ कि पहले वाले भी खाते थे पॉलिटिशियन या अधिकारी, लेकिन वो चम्मच से खाते थे। अच्छा, अभी जो पॉलिटिशियन और अधिकारी है उन्होंने पचेला अपने मुंह को लगा दिया है। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में कुछ बच्चों को जो खाना देते उसका 2 साल से टेंडर ही नहीं निकाला और किसी को वो ऐसे ही काम दे रहे 100 करोड़ का। कैसे जाए? अपने सारे दरवाजे तो बंद कर दिए। करप्शन पर कार्रवाई के लिए कौन सा फोरम है? मैं सीवीसी के पास जाता हूँ, सीवीसी बोलते इसमें सबसे बड़ी जो गलती वो आईएएस ऑफिसर्स की। उनको इतनी छूट दे के रखी है ना कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो कितना भी करप्शन करे। सरकारी संस्थाओं में हो रहे घोटाले या फिर अभी तक जो भी घोटाले हो चुके हैं, इन सभी मुद्दों की पोल खोलने के लिए आज हमारे साथ हैं विजय कुंभार सर, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनके आरटीआई ने ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके पसीने छूट गए हैं। आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हाँ सर, वेलकम गेस्ट इन द रूम में। धन्यवाद। हमें बताइए आरटीआई कितना पावरफुल है, और आपने जिस तरीके से लोग परेशान है, एक तरीके से देखा जाए, बहुत सारी ऐसी सरकारी संस्थाएं भी हैं, आपने इतनी सारी आरटीआई फाइल कर चुके हैं कि लोग परेशान हैं। कितना पावरफुल है ये, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो सही इस्तेमाल करने वाले हैं उसके लिए आरटीआई बहुत पावरफुल है। पर बात मेरी की जाए तो मैंने बहुत सारे आरटीआई डाले, लेकिन आरटीआई डालने से ज़्यादा मैंने जो कुछ भी किया है वो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन लानी चाहिए उसके लिए काम किया, और जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है उसी के आधार पर मैंने बहुत सारे स्कैम्स निकाले, उनको उजागर किया और उनको लॉजिकल एंड तक भी पहुँचाया जी। तो आरटीआई बहुत कारगर है, लेकिन आजकल ठीक है उसका असर कम होते जा रहा है, जानबूझकर असर कम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आरटीआई अभी भी बहुत कारगर है, बहुत ही पावरफुल है। आपके द्वारा जैसे पीएमसी हो गया पुणे की, अगर हम बात करें पीएमसी का, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, कुछ हमें ऐसे केसेस बताइए जहां पे आपने बहुत बड़ा स्कैम का पर्दाफाश किया हो। देखिए, स्कैम्स मैंने जो काम किया है 2-3 लेवल पर किया है। कुछ आरटीआई में किया है, कुछ सोशल में कर दिया है। सोशल में जब मैंने किया था जो शुरू में, तो पहला बहुत बड़ा केस मेरा था वो मनोहर जोशी, उन दिनों के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ वाला। अच्छा। मैंने न्यूज़पेपर के उन दिनों मैं भी पत्रकार था, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के इकट्ठा करके एक केस किया था मुंबई हाईकोर्ट में, PIL। उनके दामाद ने एक जमीन यहाँ से जो स्कूल रिजर्वेशन था, प्राइमरी स्कूल रिजर्वेशन, उस पर कब्जा कर लिया, कारपोरेशन को दूसरी जमीन दे दी और यहाँ का स्कूल रिजर्वेशन रद्द हो गया। तो उसके खिलाफ मैं कोर्ट में गया। कोर्ट ने वो पहले तो हाईकोर्ट ने वो गिराने का आदेश दे दिया, और वहाँ उधर स्कूल के लिए यूज करने के लिए ऑर्डर दिया। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक मैंने उसका पीछा किया, और उसके बाद वो जो बिल्डिंग है
वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कब्जे में लीजिए और यहाँ स्कूल चालू कर दिए। जी। तो उसके बाद वहाँ एक प्राइमरी स्कूल चालू हो गया है। लेकिन उसमें उन दिनों के जो चीफ मिनिस्टर थे मनोहर जोशी, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अच्छा। ऐसे बहुत सारे केसेस। दूसरा भी जमीन से रिलेटेड एक केस है, एक पीएमसी का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। कहाँ पे? पुणे में ही है, सहकार नगर में, अभी भी है वो। तो बिल्डिंग, अच्छा, हाँ। तो आबा बागुल नाम के नगर से जी जी उन्होंने जी, ले स्पोर्ट लिया था। कॉम्प्लेक्स, हाँ। तो वो ऐसे जमीन नहीं ले सकते, टेंडर के बिना नहीं दी जा सकती। किसने लिया था वो जमीन? वो वही उसके एक ट्रस्ट था, उन्होंने लिया था। अच्छा। तो बिल्डिंग लिया था, बिल्डिंग कारपोरेशन में बनवाई थी। हाँ। और लिया ही इन्होंने था वापस, अच्छा। 1 रुपया कुछ पैसे किराए पर। तो उसके खिलाफ में मैंने कोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि आप इसके बारे में एक रूल्स कर दो। तो उसके हिसाब से पुणे के लिए एक लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी कारपोरेशन में तैयार कर दी। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मंजूर कर दी। और अभी भी उसमें उन दिनों के खासदार थे सुरेश कलमाड़ भी, उनका भी शोरूम था, वो भी वापस लिया बाद में। ठीक है, उन्होंने टेंडर भरा, लेकिन उससे पहले जो रिवाज था कि कोई भी पॉलिटिशियन 1 रुपया लेकर कारपोरेशन में कोई भी रिजोल्यूशन करके जमीन या बिल्डिंग्स लेते थे, वो बंद हो गया। अभी उसका टेंडर ही निकाला जी, जाता क्योंकि है। मैंने देखा है वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है और उसका भाड़ा सिर्फ 1 रुपया है। तो कौन सी बिल्डिंग बोल रही? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की आप जो बोल रहे स्पोर्ट बड़ी तो छोड़ दी, उसमें और एक घोटाले में और एक घोटाले की। वो जमीन को, जो जमीन है नीचे जो जमीन है, वो जमीन कलेक्टर की है। कलेक्टर की है? वो ग्रीन कौन से जोन कलेक्टर? मध्ये अपने पूरे कलेक्टर की। अच्छा। मतलब उसमें जो एक नाला है वहाँ, तो वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो मेरी केस होने के बाद कारपोरेशन को कलेक्टर ने पूछा कि आपने बिल्डिंग यहाँ बांधी कैसे? उसका जवाब अभी उसको 2001 में हुआ था ये। जी। अभी 24-25 साल में कारपोरेशन ने वो जमीन का जवाब नहीं दिया है। और अभी भी वो जमीन, वो बिल्डिंग ऐसे ही खाली पड़ी है। अच्छा। हर बार कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी को दी जाए, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि जो ने गलत किया उनको पहले पिनलाइज करो और उसके बाद वो जमीन का या बिल्डिंग का कुछ कर रहे हो कर दो। तो अभी वो ऐसे ही खाली पड़ी है। ऐसे 2 बिल्डिंग हो गई। मतलब गुनहगार कौन है ये बात सामने नहीं आ पा रही है अभी तक? नहीं, सामने आ गई, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? गुनहगार तो कारपोरेशन के लोग हैं, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? अभी तो आप बोल रहे हैं 20-25 साल पहले का विषय है। हाँ। अभी कितने लोगों का ट्रांसफर हो गया उसके ऊपर? नहीं, ट्रांसफर एक कारपोरेशन में होता नहीं। कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, म्युनिसिपल कमिश्नर का हो गया, लेकिन जो बाकी अधिकारी है वो तो सारे पुणे के ही, उनका ट्रांसफर नहीं होता है। अच्छा। लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे भाई, और उसके बाद कानून ही बन गया, तो अभी किसी को ऐसी जमीनें नहीं दी जाती पुणे में। तो जी, अभी हाल ही के दिनों में मैंने देखा कि उस कॉम्प्लेक्स के नीचे वेस्ट सेग्रीगेशन का काम चल रहा है। वो कारपोरेशन का चल रहा है, वो किसी प्राइवेट को नहीं दे रहे हो अभी तक। वो दे भी नहीं सकते जब तक मैं हूँ, तब तक तो नहीं। उसके बाजू में और एक प्लॉट है जिसका भी ऐसे 1 रुपये से दिया था एक बड़े बिल्डर को, जो कारपोरेशन का है, ये स्वारगेट, उसके पास है, लक्ष्मी नारायण के पास। उसमें भी किसी ने पैसे भर दिए, सब कुछ हो गया। जब मैंने इंटरवेंशन किया तो अभी भी वो जमीन पड़ी है। वहाँ हॉस्पिटल बनना है, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना चाहते, तो मैंने उसको विरोध किया था। अभी भी वो ये बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी है। पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ा स्कैम रहा हो, जो आपने उजागर किया हो, चाहे वो पीएमसी से रिलेटेड हो, चाहे पुलिस ऑफिशियल से हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं या जिला परिषद व्हाटएवर स्कूल, इनमें से 2-3 केसेस ऐसे बताइए जो बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हैं। सारे केसेस में अभी जो चल रहा है वो बताता हूँ आपको जी। अभी एक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का स्कैम निकला था अभी, एम्बुलेंस का स्कैम, जो 10,000 करोड़ का था। जी, क्या है वो, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए विस्तार में। वो पहला ये था कि जो इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं, जिसकी जरूरत होती है एम्बुलेंस की, अच्छा। तो गवर्नमेंट ने 10 साल पहले टेंडर निकाला, तो उसमें 900 एम्बुलेंसेज जो इमरजेंसी के लिए देनी थी। बहुत सालों तो पहले तो टेंडर निकाला, लेकिन उसके बाद वो काम ऐसे बिना टेंडर के चलता रहा। अच्छा। उसके बाद 2-3 साल पहले कुछ ठेकेदार आ गए। ये बहुत बड़ा स्कैम है एक्चुअली। तो जहां इस एम्बुलेंस पे पहले 300-350 करोड़ खर्च होते थे, ये नए ठेकेदार आने के बाद जिन्होंने इसका टेंडर का सेट भी अपने ही घर में, अपने ऑफिस में बनाया। अच्छा। मतलब ठेकेदार ने टेंडर का पूरा डॉक्यूमेंटेशन अपने ऑफिस में किया
और बाद में वो टेंडर मंजूर भी हो गया। तो कुछ 5-7 साल में उसको 10,000 करोड़ देने वाले थे, तो उस पर हाईकोर्ट ने सू मोटो केस दाखिल कर दिया और हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि आप ये सारा समझ के निर्णय ले लीजिएगा। तो केस अभी भी वैसे चल रहा है, काम शुरू नहीं हुआ लेकिन काम शुरू हुआ ऐसा बता रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा केस है, महाराष्ट्र का करीबन 10,000 करोड़ ऐसे ही अभी कल परसों भी एक हुआ है, 100 करोड़ का भी मैं कल करूंगा ये केस। अच्छा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में कुछ बच्चों को जो खाना देते उसका 2 साल से टेंडर ही नहीं निकाला और किसी को वो ऐसे ही काम दे रहे 100 करोड़ का बिना टेंडर निकाले पर्सनली अनऑफिशियली कर रहे हो। वो अभी कल मैं करूंगा। 1500 करोड़ का अभी सोशल जस्टिस का ही निकाला था। उससे पहले इसके आरोग्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र के जी, उसमें देखिए जो कचरा निकालते अपना साफ सफाई उसका जो मैकेनाइज बोल के जो कचरे का पर स्क्वायर मीटर 1 रुपया महीने का जाता था, उधर अब वो 84 रुपीज दे रही है पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर साफ करने का, ये साफ करने का पहले समझो ये साफ करना है तो उसको 100 रुपए देते थे, अभी वो 8,400 रुपए दे रहे हैं। अच्छा। उसका टेंडर निकाला महाराष्ट्र में कितने, वो भी हमने गवर्नमेंट को लिखा। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि धीरे धीरे पिछले 10 साल में ये सारा जो करते हैं, मिनिस्टर का तो नाम रहता है वो बात अलग है, सारे मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है जो लेकिन इनसे जो करवाते हैं वो IAS ऑफिसर होते हैं। अच्छा। ये क्योंकि उसके ऊपर मिनिस्टर की साइन नहीं होती, IAS ऑफिसर की होती। लेकिन पिछले 10 साल में IAS ऑफिसर्स पर कार्रवाई करने का जो पहले वाला प्रोसीजर था वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर दिया। और अभी सेंट्रल के पास जाओ, CVC के पास, CVC बोलता है स्टेट के सर्विस में हम इन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। और यहाँ के अगर जाओ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी के पास तो उनके साथ मिलकर ही सारे घोटाले करते। तो मतलब पूरी सांठगांठ। हाँ, सांठगांठ है तो जाए कहाँ अभी लोगों के लिए। इनकी करप्शन तो मैं सबके ऐसे ही साबित कर दूंगा, लेकिन जाए कहाँ और कार्रवाई कौन करेगा? जिनके पास कार्रवाई करने के लिए हम जाते, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ सेक्रेटरी हुए, वो तो पोस्टमैन का काम करते। वो हमारे एप्लीकेशन है वो वही फिर उसी डिपार्टमेंट के पास भेजते जिसके खिलाफ हमारी कंप्लेंट है। तो कार्रवाई कब होगी? और हर चीज में अब लोग बोलते हैं आप कोर्ट में जाओ। हर चीज में कोर्ट में जाना पॉसिबल भी नहीं है जी। तो ये दिक्कत है। लेकिन घोटाले मैं लोगों से हमेशा यही कहता हूँ, ठीक है RTI डालना तो एक बहुत दूसरी बात है, लेकिन आप कम से कम पब्लिक डोमेन में जो आ रहा है, जो GR आते हैं वो पढ़ो तो सही। वो पढ़ते ही पता चलता है ये घोटाला हो गया है। जैसे पब्लिक डोमेन की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ये किस हद तक पब्लिश करती हैं? देखिए, जब कानून 2005 में आ गया तो पहली कंसेप्ट ये थी कि आम आदमी को सबल बनाना। जब कानून आया 12 अक्टूबर 2005, उससे पहले 4 महीने सारे गवर्नमेंट्स को टाइम दिया था कि आप इतनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल दो कि लोगों को RTI करने की जरूरत भी नहीं पड़े जी। लेकिन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने ये आज तक पूरा नहीं किया है और हमें अब भी RTI करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके पीछे का क्या वजह लगता है? मतलब बेसिकली करप्शन में इन्वॉल्व है इसलिए लोग दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए नहीं दिखाना चाहते। और मतलब अगर वो सामने देखिए, मेरे जैसे आदमी के सामने आप इतने बहुत बड़े सारे डॉक्यूमेंट रखोगे तो मैं वो देखूंगा नहीं, मुझे पता है उसमें से क्या लेना है जी। और यही डर इन लोगों को लगता है। और इतना ही नहीं, अगर आम आदमी RTI एप्लीकेशन करते वक्त उसको कोई दिक्कत आती है तो PIO का एक जिम्मेदारी होता है, जन सूचना अधिकारी का, तो उस आदमी को मदद करे। लेकिन ऐसी मदद तो आज तक किसी ने की नहीं है। और उसके बाद जो पब्लिक डोमेन में डालना है वो नहीं डाला है। और आप चिल्लाते कि बहुत सारे लोग RTI करते हैं। आप इंफॉर्मेशन नहीं देखे तो लोगों को इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वो तो RTI करेंगे। बीच में भी RTI एक्टिविस्ट लोगों का एक बहुत बड़ा मसला सामने आया था, बहुत सारे लोगों को शायद बैन किया था या बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट किए थे ऐसा। हाँ, ये जो समरी डिस्पोजल है, मतलब क्या होता है कि समझो
ठीक है, मुझे अब आरटीआई की जानकार हूँ, मैं आरटीआई में लेक्चर देता हूँ तो मुझे पता है आरटीआई कैसे लिखना है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ की बहुत सारी जनता जिसको आरटीआई लिखना नहीं आता, वो एक आरटीआई लिखता है, गवर्नमेंट ऑफिसर उसको कुछ ठीक से जवाब नहीं देता, वो फिर से आरटीआई लिखता है क्योंकि उसके इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं। अब ये लोग बोलते हैं कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा आरटीआई करते तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए जी। या उनको इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये आम लोग हैं, ये तो आरटीआई डालेंगे ही डालेंगे। अगर आप देखिए वही इंफॉर्मेशन, अगर हम क्या बोल रहे हैं कि किसी ने आरटीआई समझो मैंने किया, तो वही इंफॉर्मेशन आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए जी। होगा क्या कि वही इंफॉर्मेशन दूसरा कोई नहीं मांगेगा जी। लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं है। तो ये लोग खुद अपनी चोरी छुपाने के लिए इल्जाम आरटीआई एक्टिविस्ट पर लगाते हैं। जी। और आरटीआई एक्टिविस्ट में कुछ गलत लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप अगला सवाल पूछना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये कि अगर कोई ब्लैकमेल करता है तो जिसने गलत किया वही ब्लैकमेल हो सकता है ना, बाकी लोग कैसे ब्लैकमेल होंगे। और हमें ये तय करना कि इस चोर का सपोर्ट करना है या फिर किसी क्या पॉकेट मार का सपोर्ट करना है। दोनों गलत है, दोनों पर कार्रवाई कर दो जी। तो उसमें अब ये नहीं कोई बोल सकता कि नहीं वो ब्लैकमेल कर रहा है इसलिए आरटीआई के जवाब ही मत दो। जी। ये चीजें भी सामने आती है, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो ब्लैकमेल का भी काम करते हैं। देखिए बात हो सकती है, लेकिन ये आरटीआई एक्टिविस्ट कोई नई कौम नहीं है। ये कौन लोग है मैं बताता हूँ, और मैं पॉकेट्स में बताता हूँ महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में कहाँ चल रहा है होकर के। ये सारे पुराने वकील है, ये सारे पुराने जर्नलिस्ट है, या पुराने सोशल वर्कर है, या पुराने पॉलिटिशियंस है जिनकी अच्छी पकड़ है, जिनकी पकड़ है, जिनको पता है कि हमें पकड़ना है तो आरटीआई करना है। और तो नई कौन नहीं बोल रही, ये पुराने लोग है सारे, सिर्फ वो आरटीआई का यूज करे। तो आप वो जो साधन है उसको दोषी ठहरा रहे हो, लेकिन उसके पीछे लोग हैं उनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, आरटीआई एक्टिविस्ट। ये कौन है? आरटीआई एक्टिविस्ट नए से पैदा नहीं हुए, वो आरटीआई एक्ट आने के बाद नहीं हो गए, वो पहले वैसे ही वहां है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं, वो पहले वकील है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, वो लोग हैं जो ब्लैकमेल करते। आम आदमी जिसको है उसको समझो कोई खेती किसी के, उसको 7/12 या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो अगर अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, और ज्यादातर लोग वही है जिनको जरूरत पड़ती है वो आरटीआई करते। बाकी इनका है तो इनके लिए तो हमने सोल्यूशन दे दिया है। किसी ने अगर समझो कारपोरेशन की किसी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन मांग दी है तो आप पब्लिक डोमेन में डाल दो ना, बाकी सारे चुप हो जाएंगे। आप वो क्यों नहीं करते? इसका मतलब पहली कोर्ट आप किसी चीज का जवाब नहीं दे जाते, उसका फायदा ये गलत लोग उठाते। तो गलती उनके पास नहीं है, जो इंफॉर्मेशन नहीं देते उनके पास। आप इसके बारे में मुझे 1000 सवाल पूछे, मैं 1000 सवालों का जवाब दूंगा। थोड़ा सा पीछे आऊंगा, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो आरटीआई फाइल करते हैं, इनको पता नहीं कैसे क्या फाइल करना है। थोड़ा सा अगर एक मिनट में आप बता। हाँ देखिए, अगर समझो किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी पेंशन की, तो उस बेचारों को पता नहीं कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, कारपोरेशन का वो हो सकता है जी। उसको पता नहीं कि किस डिपार्टमेंट को अपना एप्लीकेशन डालना है जी। या समझो उसके पिताजी या कोई डिपार्टमेंट में रहिए, उनको वो क्या बोलते हैं कालबद्ध पदोन्नति वो जो मिलते नहीं मिली, तो उन्होंने एप्लीकेशन डालना, उसको पता नहीं होता जी। तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं कि आपने सही जगह पर ये नहीं डाला। एक्चुअली वो पीआईओ का जिम्मेदार है, उसने अगर एप्लीकेशन लिया है, अगर किसी ने गलत लिखा है उधर तो उसको सही लिखने के लिए मदद करे, लेकिन वो करते नहीं और फिर उसको वापस भेज देते, वो फिर से एप्लीकेशन करता है जी। या किसी को 7/12 चाहिए, उसको पता नहीं तलाटी को जाना है कहीं और जाना है, या आईजीआर का हमारी जमीन का समझो अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो हमें आईजीआर के पास से इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या भूमि अभिलेख से लेनी है या किसी और डिपार्टमेंट से लेनी है, वो हमें पता नहीं होता जी। लेकिन वो जो पीआईओ है वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसको वहां उसीलिए बिठाया है, तो उसकी जिम्मेदारी की सबको मदद करे। आप मदद भी नहीं करोगे उसको, और ये मालिक है जो आरटीआई कानून आया है ना, ये सोच के कि सारे जो जनता ही देश के मालिक है और जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो नौकर है,
जी उन्होंने ये नहीं बोलना चाहिए मालिक ने इतने एप्लीकेशन कर दे। मालिक को एप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, जी आपको खुद हो गई इन्फॉर्मेशन उतनी देनी है, जी लेकिन आप देते नहीं और फिर बोलते हैं कि मालिक ब्लैकमेल कर रहा है। जी। हम एक दो जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे अभी तो पुराना हो गया है, लेकिन जैसे अभी हाल ही में पूजा खेड़कर जी उनका विषय बहुत हाईलाइटेड रहा मीडिया में, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा अगर बता पाएं एग्जैक्टली क्या था। हाँ, पूजा खेड़कर में हुआ ये था कि पूजा खेड़कर ये ट्रेनिंग ऑफिसर थी, पुणे में आ गई थी। जब उन्होंने रेड बीकन यूज किया तब वो न्यूज आ गई, तो मैंने फिर इसमें आरटीआई नहीं किया है मैंने। ये सारे इंफॉर्मेशन सेंट्रल डीओपीटी की और लबासना की और यूपीएससी की वेबसाइट पर थी जी मुझे ये पता चला था कि इसके पिताजी दादाजी कलेक्टर थे, पिताजी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर थे। तो वो उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में उनका नाम लगा था, तो मुझे शक हो गया कि ये ओबीसी में कैसे आ जाते थे, कि उसके पिताजी क्लास 1 ऑफिसर है, दादाजी डिप्टी कलेक्टर थे। जी तो फिर मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और बाद में पता चला कि उनके सारे सर्टिफिकेट्स है वो भी देखिए, कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में आज भी आए, जैसे किसी का इसका दिव्यांग का डॉक्यूमेंट होता है तो पब्लिक डोमेन में होता है, वो सारे निकाले तो पता चला कि उन्होंने कई जगह से डॉक्यूमेंट्स लिए, सर्टिफिकेट्स लिए। तो उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट कर दी, मैंने डीओपीटी को लिखा, मैंने यूपीएससी को लिखा, और उसके बाद उनका जो ट्रेनिंगशिप था वो और उनकी नौकरी सब कुछ खत्म हो गया। जी। अच्छा, हमें ये बताइए, जैसे आप अभी तो बहुत एक्टिव हैं पुणे में, लेकिन आप अन्ना हजारे जी के टाइम पे भी काफी शुरुआत से रहे, वो जो दौर था ये और अभी का कितना अंतर है? ये मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारा अंतर है। मैं 35 साल से इस फील्ड में हूँ, इतना अंतर कि ये नहीं बोलता कि उन जमाने के पॉलिटिशियन सारे अच्छे थे वगैरह, ऐसे नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन अब इतना खराब हो गया है कि करप्शन के बारे में किसी एक अगर उदाहरण, आपके पास कितना टाइम है मुझे पता नहीं, अभी भी मेरे पास 2-4 उदाहरण है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी ऐसे हो गया कि गवर्नमेंट की तिजोरी इन ऑफिसर्स की और पॉलिटिशियंस की घर की तिजोरी हो गई है। बस कोई भी सर्कुलर निकाल दो, ये निकाल दो, और वहां से 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ले लो। मैं अपने भाषण में बोलता हूँ कि पहले वाले भी खाते थे पॉलिटिशियन या अधिकारी, लेकिन वो चम्मच से खाते थे। अच्छा, अभी जो पॉलिटिशियन और अधिकारी है, उन्होंने पतेला अपने मुंह को लगा दिया है, पूरा चम्मच की जरूरत नहीं, चम्मच की जरूरत नहीं, उन्होंने पतेला ही मुंह को लगा दिया है। तो इतना फर्क आ गया। मैं सीधी आपके हिसाब से पुणे में कौन सा ऐसा सरकारी ऑफिस है जो सबसे करप्ट है, या आप जिसको सबसे करप्ट मानते हैं? अरे बाप रे, ये तो इसका फिर भी ऐसा आप कौन सा नहीं है पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि कोई भी नहीं है, लेकिन कौन से आए और करप्ट रहे। लेकिन फिर भी आप जैसे हर एक डिपार्टमेंट को टच करते हैं कि इस ऑफिशियल ने घपला किया है, इसका डालते हैं, आरटीआई डालते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अभी जैसे आपने सोशल जस्टिस की बात की, पीएमसी की भी बात की, सारे डिपार्टमेंट से कौन, फिर भी सबसे ज्यादा कौन सा है और लोगों की नजरें नहीं जा पाती वहां तक? हाँ, ऐसे तो बहुत है, जैसे इसका है, कृषि विभाग पर ज्यादा नहीं जाते, या एनिमल हस्बेंड्री पर ज्यादा नहीं जाती, लेकिन उस पर करप्शन है। लेकिन करप्शन अगर मैं 2 तरीके से देखूं, कि सिर्फ इसका करप्शन पैसे का, और दूसरा वो देखो कि लोगों पर जिसका असर होता है, तो उसके बारे में मैं तो अभी फिलहाल सबको नंबर दूंगा वो आरोग्य विभाग को, आरोग्य विभाग, क्योंकि वो पैसे भी खाते हैं और उनकी वजह से लोगों की जान भी जाती है। और अब तक इतनी जाने गई, हर बार कोई कमेटी हो गई और किसी को कुछ नहीं किया गया। तो आपने आरोग्य विभाग विषय की बात की है, तो इससे संबंधित कोई भी एक मुझे एक ऐसा केस बताइए जो बहुत ही भयावह। एम्बुलेंस का बताए, वो अब उसी का था ना। एम्बुलेंस के अलावा बहुत सारे जो ये खरीदते, अभी छोटा सा बता दो, बहुत ही छोटा सा, मतलब फिर भी वो कई करोड़ों का है। अच्छा, लेकिन वो जो नवजात बालक होते हैं उनके वजन करने का मशीन, उसमें भी करप्शन है। जरूरत नहीं वो चीजें, वो 3-3 बार दिखे गए। एक महाराष्ट्र में एक वजन करने की जो मशीन है, इसके बारे में थोड़ा सा, उसमें वो कुछ 200-300 में आती है, वो 1200 में खरीदी, और अभी खरीदी ये नहीं पता नहीं, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। या फिर एक
और इसे हजारों खरीदिए। और फिर दूसरा एटीएम, आरोग्य एटीएम जिसे बोलते हैं, इसमें ये होना था कि हर हॉस्पिटल में एटीएम होने वाला था, उस पर अगर आप बैठ जाए तो उसका पूरा आपका आरोग्य का, हेल्थ का रिपोर्ट आने वाला था। अच्छा, ये लॉन्च हुआ था? लॉन्च हुआ, खरीद ली। अच्छा, लेकिन मेरा चैलेंज है, कोई भी मिनिस्टर हो तो दिखाई, एक मशीन चालू दिखाए महाराष्ट्र में। नहीं मतलब मशीन से आकर पड़ी है, क्यों खरीदेगा अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं करना है। और गवर्नमेंट का भी जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन चालू कर दिया है, जैसे पहले तो सारे फ्री में होते थे, लेकिन अब एमआरआई करना है या बाकी कुछ स्कैनिंग वगैरह करना है तो उसमें भी, और ये सारे जो लोग हैं वो 5-6 ही कंपनीज है जो ये सारा खरीद रहे मतलब खरीदी ऐसी दिखाई रहे, लेकिन करप्शन कर रहे। अभी ग्रामीण भाग में आप जाओ तो वहाँ इंजेक्शन नहीं मिलता, डॉक्टर्स नहीं रहते। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें भी सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए तरह तरह के स्किल्स या टेक्नोलॉजी का यूज हर डिपार्टमेंट का हम बोले जाए तो मैं वही बोल रहा हूँ, कौन से डिपार्टमेंट में नहीं है, कौन से डिपार्टमेंट में नहीं है। हाँ, लेकिन एक अभी कुछ दिन में हो रहा है, पहले जो करप्शन था वो ऐसे हर जगह पर था, मतलब कोई यूनिफॉर्म खरीदना है तो जिला लेवल पर खरीदा जाता था। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग, लेकिन अब एक नया फैशन निकला है कि उसका एक एकत्रित टेंडर निकालते हैं सबका मिला के, और वो मंत्रालय से निकलता है। तो अभी मंत्रालय ये एक भ्रष्टाचार का ठिकाना बन गया है। बाकी लोगों को बोलना है कि आप भ्रष्टाचार आप नहीं करोगे, जो करना है हम करेंगे और वो अकेले खाएंगे। मतलब पतेला जहां से बन रहा है वहीं पर शुरू हो गया है, और ये बहुत डेंजरस है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जा रहा है लोगों का। और लोग भी क्या होते हैं, ठीक है हम जैसे 2-4 लोग छोड़े तो बाकी करते नहीं, क्योंकि अल्टीमेट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। जी, मैंने करप्शन तो निकाला, मुझे पता ही करप्शन हुआ, मैंने कंप्लेंट कर दी इसके पास, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर जाए कहाँ? फिर लोकपाल के पास जाना है। लोकपाल में जो डिसीजन देता है वो उसका कोई मतलब नहीं होता। एक आदमी कितना परेशान होगा, वो कहाँ जाएगा? कहाँ नहीं जा सकता। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि लॉजिकल एंड तक नहीं जाता। कैसे जाए? अपने सारे दरवाजे तो बंद कर दिए। करप्शन पर कार्रवाई के लिए कौन सा फोरम है? मैं सीवीसी के पास जाता हूँ, सीवीसी बोलती इसमें सबसे बड़ी जो गलती वो IAS IPS ऑफिसर्स की, उनको इतनी छूट दे के रखी है ना कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो कितना भी करप्शन करे। मैं, आपने पूजा केड़कर की बात कर दी, मैंने हिंदुस्तान के और 22 IAS ऑफिसर का कंप्लेंट किया है जिनके डॉक्यूमेंट्स बोगस है। 22 कंप्लेंट कर दिया, अब क्या सुप्रीम कोर्ट में जाऊं? और 22 में से कोई और पुणे का है? पुणे क्या है ना, पुणे क्या है, लेकिन वो किसी और, नाम नहीं किसी का लूंगा, कंप्लेंट है उसके पास। मुझे UPSC का लेटर भी आया कि हमने इनकी इंक्वायरी चालू कर दे, लेकिन कब तक? जी, तो फिर अभी क्या मुझे ही कोर्ट में जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? और इनके खिलाफ जाने से लोग डरते हैं। रेलवे विभाग के से आप मैंने ज्यादा नहीं किया रेलवे विभाग में, लेकिन रेलवे में भी बहुत सारा करप्शन है। होता क्या है कि देखिए, हमारा जैसा आदमी या कोई भी एक्टिविस्ट हो, उसको सारी डिपार्टमेंट्स की जानकारी नहीं होती। मतलब वो करप्शन है तो भी कैसे ये हमें मालूम नहीं। रेलवे में, डिफेंस में, वही जो मैं एक IAS अधिकारी की बात कर रहा हूँ, दोनों मिलिट्री में थे, वाइफ और ये रिटायर होकर IAS हो गया, लेकिन उसको जो सर्टिफिकेट दिया उसकी वाइफ ने दिया, वो भी मिलिट्री में है। जी, तो अब कार्रवाई करने के लिए मांग करूं तो वो तो दोनों सर्विस में, वहां कौन मुझे जानकारी देगा? जी, तो एक्चुअली ये सारा एक करने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए। अगर कोई मामूली से भी कंप्लेंट हो तो उसकी ठीक तरह से जांच होने के लिए, अगर जांच नहीं करनी है तो उसका कारण भी देने के लिए ये यंत्रणा होनी चाहिए। लेकिन पिछले 10-15 सालों से ये सारी यंत्रणा ठप है। ACB, अभी महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, और हम एक आखिरी उदाहरण देता हूँ जी। ACB का डिपार्टमेंट पहले 10 साल पहले या 5-6 साल पहले, ACB मींस एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, और ये नई बात कर रहा हूँ कि मुझे कल परसों इस पर कुछ करना भी था। अच्छा,
तो रोज एक करूँ तो भी नहीं होता, इतना बहुत बहुत चाहिए। ऐसे भी पहले अपने जो कार्रवाई है, किस पर कार्रवाई की, किससे आगे कार्रवाई के लिए परमिशन मांगी, ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में डाल रहा था। अब तक कितने केसेस हो गए वगैरह 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 जी। वगैरह। इसलिए 1 महीने से वो पूरा बंद है, वो मेनू ही वहां से हटा दिया। वो ऐसे भी information कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। अगर किस पर कार्रवाई के लिए मांग की है आगे, वो भी पहले पब्लिक डोमेन में रहता था, अभी बिल्कुल नहीं। अभी आरटीआई डालो तो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन करके नहीं देते हो। मतलब मालिक से ही सब कुछ छुपाओगे तो मालिक तो थोड़ा ये हो ही जाएगा ना, फिर वो किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे भी कि महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, क्यों बंद कर दिया? गवर्नमेंट की परमिशन ले ली? कुछ नहीं, बस हमने बंद कर दिया, अभी हमें आपको जानकारी नहीं देनी है। अरे आप हो कौन? पगार तो हम आपको दे रहे, पगार में कटौती नहीं हो रही तो इंफॉर्मेशन में कटौती क्यों हो रही है? जी। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है जैसे आप बहुत सारे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में करते हैं, कुछ एलिगेशंस, कुछ थ्रेटन? वो तो हमेशा होता है, थ्रेट हुई, एक दांत ऐसे- एक दांत गवा चुका हूं, बहुत साल हो गए उसको। अच्छा, मारपीट अभी भी होते, क्या था वो पहले होती। विषय क्या था, वो किस्सा क्या था? वो किस्सा था वही जो मैंने आपको बताया था ना, ये मनोहर जोशी वाला केस। तब किसी ने मुझे स्कूटर पे पीछे से धक्का मार दिया, थोड़े अंतर से मैं बच गया और मेरा एक दांत चला गया उसमें। धमकियां तो आए दिन देते रहते, अभी थोड़ा कम हो गया कि उनको पता चला कि किधर से धमकियां आपको ज्यादा आती हैं? सारे डिपार्टमेंट से। देखिए अभी कोई आ गए, मेरा ही पत्रकार मित्र, सबसे ज्यादा धमकी किधर से आई? कारपोरेशन से ज्यादा है, कॉर्पोरेशन से ज्यादा? मतलब सबसे क्योंकि उनके लिए मैं अवेलेबल ज्यादा होता और मेरा भी ध्यान उन पर ज्यादा होता है, क्योंकि मैं पुणे कॉर्पोरेशन में के किस डिपार्टमेंट से आई है सबसे ज्यादा? नहीं ऐसे किसी डिपार्टमेंट से नहीं, खासकर ज्यादातर बिल्डिंग परमिशन और आरोग्य से रहते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से। और इसकी मजा तो ये है कि पुणे के कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे ही कारपोरेशन के, बाहर के लोग बहुत कम इंफॉर्मेशन मांगने वाले, अंदर के ही ज्यादा है। जी। और अंदर में दोनों बाजू के लोग एक दूसरे के काम खिलाफ जो काम करते हो मेरे पास आते कि इस पर आरटीआई से इंफॉर्मेशन कैसी ली है। इसलिए मुझे दोनों तरफ से पता होता है कि ये इसके लिए कर रहा है, ये इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन आते क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो सही ढंग से आरटीआई कैसे लिखे तो उनको पता नहीं होता। तो सीधा ऑफिसर लोग फोन करके धमकी देते हैं, आप किसी को बोलते हैं? नहीं, किसी को बोलते हैं, सीधा बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मुझे धमकी देना इतना आसान भी नहीं है अभी तो। अभी आकर प्यार से बोलते हैं ये हमारे लोग हैं, इन्होंने, इनकी गलती कुछ नहीं है। पैसों वगैरह का कभी ऑफर है? पहले आया था, अभी नहीं, बिल्कुल आता। कितने का? बहुत करोड़ों में था। किस विषय पे? अब जैसे एक केस है अपने, खासकर ये जो पैसे के ऑफर आते हो, सिविल जो भी एक मैटर रहते हैं जमीन के वगैरह उसमें आते हैं ज्यादा, बिल्डिंग्स की उसमें। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने ऑफर किया था? बिल्डिंग डिपार्टमेंट पॉलिटिशियन ही आते हैं, डिपार्टमेंट वाला कोई नहीं करता। पॉलिटिशियन लोगों ने ऑफर किया? पॉलिटिशियन कोई नहीं करता। किसी पार्टी का नाम बिल्डिंग लेना वाले भी चाहेंगे? ऑफिसर भी पॉलिटिशियन के ही बताते हैं, खुद नहीं देते। कितने करोड़ों का ऑफर है? क्या करोगे, ना लिया ना दिया, सिर्फ ऐसे करोड़ों का ऑफर तो था उन दिनों में। अच्छा, कौन सी पार्टी से आया था ऑफर? ऐसे थोड़ी ही बोलूंगा, अभी वो तो मुझे जेल में डालेंगे, लेकिन आया था इसी केस में आया था। 1 करोड़ का कैश था, एक बहुत बड़ा फ्लैट देने वाले थे। एक उन दिनों में मारुति सुजुकी शायद चलती थी। अच्छा। या दूसरी सुजुकी गाड़ी 500 स्क्वायर फुट का, इसकी ऑफिस पुणे में। कौन से सन की बात है सर? 2000 के आसपास के, 2000 उसके बाद। अच्छा, उस समय की बात। लेकिन उस तब लोगों को पता चल रहा है कि पैसे से कुछ होने वाला नहीं है, तो उसके बाद पैसे के नहीं, सिर्फ अभी धमकी से ही काम चलाते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा जो सबसे ज्यादा बड़े गुंडे हैं उनके खिलाफ भी मैंने उनके नाम के साथ साथ मेरे ब्लॉग पर लिखा है। अच्छा। जो डीपी वगैरह करते हैं ना, डेवलपमेंट प्लान वगैरह, उस पर। जी। तो ये होता रहते, लेकिन ये मेरी कंप्लेन कुछ नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ सुरक्षा कर्मी होने चाहिए? सुरक्षा थी पहले, मुझे 2 स्टैंड गन वाले थे। अच्छा। लेकिन सुरक्षा से होता यह था कि मैं बहुत जल्दी लोकेट हो जाता था। अगर मैं समझे किसी गांव में जाऊं तो उनको देखकर ही बहुत सारे लोग आते थे, वैसे अब मैं जाऊं तो कोई देखता तक नहीं है।
और दूसरा ये होता था कि मैं उन दिनों में यहाँ हॉस्पिटल के क्वार्टर्स में रहता था, तो मैं घूमने जाता था और वो जो सुरक्षा रक्षक है वो सोया होता था। तो ऐसी और सुरक्षा से किसी की जान नहीं बची है। किसकी बची है आप बताओ? जी हाँ, जिसको जो होना है वो तो होता होता ही। और सुरक्षा रक्षक उल्टा आपकी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं, आपकी है। जान ठीक है, इस चर्चा को एंड की तरफ लेके जाएंगे। लास्ट में आप अगर कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि एक्शन कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम? देखिए, गवर्नमेंट को मैं यही कहूंगा कि आप महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में जो ज़्यादा अशांत लोगों को होने की इंतज़ार मत कीजिए। इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है करप्शन। थोड़ा सा भी इस पर अंकुश लाते हैं तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अगर किसी को छोटे छोटे काम के लिए समझो, और जब तक ये रास्ते पर जो ट्रैफिक हवलदार पैसे लेते हुए दिखाई देता है ना, तब तक समझना कि महाराष्ट्र से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। इस पर एक यंत्रणा होनी चाहिए। हर एक, भले वो कंप्लेंट सही हो या गलत हो, लेकिन उसको ढंग से उसका हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री कार्यालय और चीफ मिनिस्टर कार्यालय अगर पोस्टमैन की तरह काम करेगा, हमारी कंप्लेंट ऐसे ही आगे भेजेगा जिसके खिलाफ हमारी कंप्लेंट है उसको, तो उससे तो कुछ होने लगे। लोगों को न्याय मिलना भी चाहिए और न्याय मिलने जैसा लगना भी चाहिए, लेकिन ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा है। एक भी यंत्रणा महाराष्ट्र में नहीं है कि जिसके जहां हम जाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो एक फॉर्म में अवेलेबल करके दे। सिर्फ एक कागजी फॉर्म नहीं होने चाहिए, उनका कुछ काम होना चाहिए, वहां पे एक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, ये कौन से डिपार्टमेंट को अलर्ट रहना चाहिए, यानी कि आपका जो अगला प्रहार है वो किधर होने वाला है? नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा, उनको ठीक है, वो अलर्ट होके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जी। अभी चलो बता देता हूँ आपको। मैं अभी कुछ दिनों में अनाज का जो करप्शन है, अनाज का जो वेस्टेज हो रहा है, उस पर कर रहा हूँ। उनको जो करे वो करना चाहिए वो करे। 3-4 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूँ। अच्छा, जो वो कर ही नहीं सकते। घोटाला इतना बड़ा करके रखा है ना कि लोग कुछ दिनों के बाद अनाज के लिए तरसेंगे। इतना बड़ा अनाज का वेस्टेज हो रहा है महाराष्ट्र की वखार मंडल में जी। तो करे वो। देखिए, फिर भी अगर आपका ये 2-3 दिन में हो जाता है तो मैं चलो अगले हफ्ते लेता हूँ कॉन्फ्रेंस। जो संभालना है संभाल ले। वो जो संभालना है वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड मेरे पास है जी। वो संभाल नहीं पाएंगे। आरोग्य का कर रहा हूँ, वो तो हमेशा चलता रहता है। ये डिपार्टमेंट सुधरने वाले नहीं है। आप जो बोलते हैं ना कि हमारे कुछ करने से ये लोग सुधर जाएंगे, जी। वो दौर अभी रहा नहीं। वो अभी पतेला सबके मुंह को लगाए, वो आदत जाएगी नहीं। और ऐसी कौन सी एजेंसी हिंदुस्तान में है या महाराष्ट्र में है कि वो पतेला निकाल सके? थोड़ी सी चीटी हर एक पर उड़ती है तो वो भी चुप हो जाता है। तो जी, चलो बता दिया आपको डिपार्टमेंट। सो मच जी बात करने के लिए।